आनंद स्वरूप वर्मा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी व्यवस्था के आगे घुटने नहीं टेके। 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक पत्रकारिता को करीब से देखा। इंदिरा निरंकुशता से लेकर दक्षिणपंथी फासिज्म के खिलाफ उनकी आवाज मजबूती से उठती रही। तीसरी दुनिया के देशों, खासकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञ माने जाने वाले आनंद स्वरूप वर्मा ने 1966 में पत्रकारिता शुरू की और आकाशवाणी में भी 4 वर्षों तक काम किया। तमाम बड़े अखबारों में स्वतंत्र तौर पर विशेष रिपोर्टिंग की और लंबे समय तक समकालीन तीसरी दुनिया जैसी पत्रिका निकालकर एक वैकल्पिक मीडिया की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश भी की। जीवन के तमाम संघर्षों में तपते हुए आनंद स्वरूप वर्मा ने हमेशा जन पक्षधर पत्रकारिता का समर्थन किया, जन आंदोलनों में सक्रिय भूमिकाएं निभाई और 50 से ज्यादा किताबों का अनुवाद किया। तीसरी दुनिया के जन आंदोलनों और संघर्षों से जुड़ी उनकी कई किताबें हैं। 77 साल के हो चुके आनंद जी का लेखन बदस्तूर जारी है और विपरीत परिस्थितियों में भी वे अपने मिशन को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं। आज बात मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पिछले 5 दशकों से पत्रकारिता के तमाम उतार चढ़ाव देख चुके समकालीन तीसरी दुनिया के संपादक आनंद स्वरूप वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि आपने इतना लंबा सफ़र देखा है पत्रकारिता में ख़ास तौर से, और सामाजिक स्थितियों में जो बदलाव आप देखते रहे हैं, उसमें तब और अब में पिछले 50 वर्षों में फ़र्क तो काफ़ी आया है। आपके नज़र में इसको हम कैसे देखें? आज जो कुछ हो रहा है उसे पत्रकारिता तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज जो पत्रकारिता है उसको मैं पत्रकारिता का अंधा युग कहता हूँ। इमरजेंसी के दौरान भी पत्रकारिता देखी थी, इमरजेंसी से पहले की भी, और 1980 के बाद जो एक सांप्रदायिकता की आंधी जैसी जो चली, उस समय भी पत्रकारिता को हमने देखा। लेकिन आज जो स्थिति है, जबकि कहा जाता है कि पत्रकारिता का बहुत विकास हुआ, दुर्भाग्य से टेक्नोलॉजी के विकास को हम पत्रकारिता का विकास मान लेते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से न केवल राजनीति में बल्कि पत्रकारिता जगत में भी अपराधी तत्वों का बोलबाला हो गया है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो जिस तरह की पत्रकारिता चैनल्स में खास तौर पर कर रहे हैं, वो तो एकदम सामाजिक अपराध है। ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट घरानों के दबाव की वजह से ही वे कर रहे हैं, वे खुद भी अंदर से कहीं उन चीज़ों से कन्विंस्ड हैं जिनको वो बोल रहे हैं। और ये पत्रकारिता में ऐसे तत्वों का प्रवेश एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरा माहौल जो कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पर भाजपा और आरएसएस ने जो पूरा एक माहौल बनाया है, एक नफ़रत का माहौल बनाया है। आज केवल पत्रकारों की ही बात नहीं है, जो लोग टीवी देख रहे हैं या अखबार पढ़ रहे हैं, उनको भी क्यों वही चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्योंकि आपने पूरा एक नफ़रत का माहौल तैयार किया है। एक अलग तरह की संस्कृति यह विकसित करना चाहते हैं और उसी संस्कृति का हिस्सा इनका राष्ट्रवाद भी है। आपने देखा होगा 2014 में मोदी जी की सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के 1 साल बाद ही जेएनयू वाला प्रकरण शुरू हो गया और जेएनयू वाले प्रकरण के पीछे पूरी जो मानसिकता थी वो यही थी कि जिस तरह से जो संस्कृति छात्रों के बीच में एक विकसित हो रही है, प्रतिरोध की संस्कृति, विमर्श की संस्कृति, बहस की संस्कृति, उसको कैसे खत्म किया जाए, सवाल पूछने की संस्कृति, इसको कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन हालत ये हो गई, तमाम ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें हमने देखा कि जब भारत माता की जय और वंदे मातरम
अगर आतताइयों और हत्यारों का रक्षा कवच बन जाए तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आप क्या कहेंगे। नेहरू को ये लोग खूब कोसते हैं, ठीक है। अगर नेहरू नहीं रहे होते तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं बनते। इस बात को वो नहीं समझते हैं। अगर 1947 में वह लीडरशिप नहीं होती तो भारत भी पाकिस्तान बन गया होता और यहाँ डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं रहती कि जो वो कहते हैं कि आज इस डेमोक्रेसी की बदौलत एक चाय बेचने वाले का बच्चा जो है वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो यह डेमोक्रेसी आई कहाँ से? ये कोई आकाश से थोड़ी आई थी या नागपुर से थोड़ी ये डेमोक्रेसी भेजी गई थी। यह डेमोक्रेसी तैयार करने में नेहरू और उनकी पीढ़ी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो पूरा माहौल और एक नफ़रत का माहौल जो हिंदू मुस्लिम के बीच, आप चैनल में देखिए, केवल मुस्लिम मुस्लिम, पाकिस्तान पाकिस्तान, पड़ोसी देशों पर और कोई रिपोर्ट देखने को मिलती है क्या? भूटान पर, बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर कोई रिपोर्ट देखने को मिलती है? पड़ोसी देश में केवल पाकिस्तान है जो हमारे चैनल्स के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है। और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करना। तो मतलब आज के दौर में ये मान लिया जाए कि पत्रकारिता ख़त्म हो गई? बिल्कुल बिल्कुल ये मान लिया जाए कि पत्रकारिता, जब मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता का अंधा युग है, आप इसको फोर्थ स्टेट कहते थे, ठीक है ना। फोर्थ स्टेट कहा जाता था, लेकिन जो फोर्थ स्टेट बाकी जो 3 स्टेट है उस पर निगरानी रखता था, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि निगरानी रखने की बजाय ये खुद अपने आप में एक व्यवस्था बन गया है। अब इस पर निगरानी रखने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक हाइपोथेटिकल, एक 5th स्टेट की ज़रूरत है, एक 5वां स्तंभ जो इस पर निगरानी रखे। और वो कौन हो सकता है? वो रीडर, वो लिसनर, यही हो सकते हैं। आपने लंबे समय से जनता के आंदोलनों में बहुत गंभीरता से हिस्सेदारी ली, बहुत सारे पहल किए। समकालीन तीसरी दुनिया जैसी एक ऐसी पत्रिका निकाली जिसने किसी न किसी रूप में एक जन आंदोलन को विकसित करने में मदद की। आज के दौर में क्यों ऐसा नहीं होता कि इस तरह की पत्रिकाएं चल पाती हैं या फिर ऐसे आंदोलन की कोई एक ठोस बुनियाद दिखाई पड़ती? ये आपने बड़ा $100 मिलियन क्वेश्चन जिसको कहते हैं वो सवाल किया है। ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, ये संभव है। और अभी का जो माहौल है उसमें मुझे बहुत बेचैनी होती है और हैरानी भी होती है देख करके कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इन स्थितियों में अडिग रह करके संघर्ष करते थे, उनके अंदर भी थोड़ी पस्ती आ रही है। और इसी वजह से बौद्धिक स्तर पर जो जन आंदोलन होना चाहिए था उसका अभाव है। आप देखिए देश के अंदर ही संस्कृति कर्मियों के 2-3 संगठन हैं। कब से ये चर्चा हो रही है कि इतने संगठनों की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग मिल करके अगर एक साथ काम करें तो हालात बदले जा सकते हैं। बार बार बात होती है, मीटिंगें होती हैं, लेकिन उनके अपने कुछ ईगो की टकराहट, अपने कुछ निहित स्वार्थ आड़े आ जाते हैं और वो एक नहीं हो पाते। लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ, इसलिए कि बड़े शहरों की बात छोड़ दिए, छोटे छोटे कस्बों में भी बहुत छोटे स्तर पर जो आंदोलन हो रहे हैं, जिनकी चर्चा कहीं मीडिया में नहीं दिखाई देती, बहुत कम दिखाई देती है, सोशल मीडिया में ज़रूर उसकी झलक मिल जाती है, उनसे ये उम्मीद जगती है कि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में, इतना विशाल देश है, इतनी ढेर सारी संस्कृतियां हैं यहाँ पर, उसमें इन छोटे देशों की तुलना में अगर हम उस तरह के किसी आंदोलन की बात करें तो क्या उसकी ज़मीन आपको अभी बनती हुई कहीं दिख रही है? इतिहास बताता है कभी कोई ऐसी घटना ट्रिगर कर जाती है। पहले मैं सोचा करता था, 2014 से पहले मैं सोचता था कि कैसे हिटलर ने पूरे देश को हिटलर में बना दिया था, और ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन 2014 के बाद देखा कि कैसे हो जाता है। फिर मैं
सोचता था कि इतना पॉपुलर मुसोलिनी था, कैसे ऐसा हो गया कि उस देश की जनता ने ही मुसोलिनी को पूरे परिवार के साथ मार करके चौराहे पर उल्टा लटका दिया था। घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे लगता है कि चीज़ें इधर से उधर हो गई। किसी ने कल्पना किया था, भले ही वो क्षणभंगुर हो, महाराष्ट्र की घटना, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा के हाथ से सरकार का निकल जाना ये भी अकल्पनीय था। कि विभिन्न देशों के अनुभव के ही आधार पर मैं बता रहा हूँ कि तमाम देशों में ऐसे हालात आए हैं, लोगों ने लगा कि हथियार डाल दिए हैं, लेकिन वही जनता फिर उठ खड़ी हुई है अगर उसे थोड़ा सा नेतृत्व मिल गया है तो। जितने कम्युनिस्ट पूरे देश में अलग अलग, चाहे वो एक्सट्रीम लेफ्ट हो, सब मिल जाएं तब शायद कोई ऐसी स्थिति बनती है। सिद्धांत रूप में ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ बहुत व्यवहारिक दिक्कतें हैं, और जो लोग इन दिक्कतों को महसूस करते हैं उन्हें बहुत दोष भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ, ये होना चाहिए। हो सकता है कि अभी वो स्थिति ना आई हो, लेकिन एक स्थिति तो ऐसी आएगी जब इनको मजबूरन होना पड़ेगा साथ। क्योंकि भाजपा को अगर कहीं किसी से खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जितनी पार्टियां हैं तो कांग्रेस से, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर अगर किसी से खतरा है तो एक्सट्रीम लेफ्ट से है। इसीलिए भीमा कोरेगांव वाले मामले को लेकर के तमाम बुद्धिजीवियों को उठा के जेलों में डाला, क्योंकि ये सत्ता जो है ना, AK-47 से नहीं डरती उतना जितना विचारों से डरती है। एक वक्त था जब आपने इंडियन पीपुल्स फ्रंट जैसा बड़ा संगठन खड़ा करने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका थी। आज क्या ऐसा कोई पॉलिटिकल विकल्प देने की कोई स्थिति बन रही है? मैं ये मान नहीं सकता कि भले ही दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ऐसी स्थिति जरूर बन रही होगी, मैं अनुमान के आधार पर कह सकता हूँ। इसलिए मैं तमाम अपने मित्रों से कहता हूँ कि वे मानसिक तौर पर ही सही उन आंदोलनों से जुड़ें जो व्यवस्था के खिलाफ चल रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन चल रहा है। जब उन आंदोलनों से जुड़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि यह सिस्टम लगातार कमज़ोर हो रहा है और इसको गिराने के लिए थोड़ी सी एकजुटता की ज़रूरत है। चलते चलते आनंद जी, हम आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने इतना लंबा सफ़र जो बिताया पत्रकारिता में और लेखन में, ख़ास तौर से आपने बहुत लिखा, बहुत सारी किताबें लिखी, देश विदेश के बड़े बड़े लेखकों की किताबों का अनुवाद किया। इन दिनों आप क्या क्या कर रहे हैं? अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ और कुछ अनुवाद कर रहा हूँ। अभी एक किताब पूरी की है जो मीडिया पर है और वो जनवरी में पुस्तक मेले तक आ जाएगी। इसके अलावा पिछले वर्ष मैंने नुगुगी वा थैंगो का उपन्यास पेटल्स ऑफ ब्लड जो है, खून की पंखुड़ियाँ, उसका अनुवाद किया था और कुछ अफ्रीकी लेखकों के और रचनाओं का और कुछ कहानियों का एक संकलन आया था। तो अभी गिनी बिसाऊ के एक संस्कृति कर्मी थे और मुक्ति योद्धा थे अमेल्कर कैब्राल, उनके बारे में एक किताब तैयार कर रहा हूँ। ये भी पुस्तक मेले तक आएगी। तो मुख्य रूप से ये 2 किताबें हैं और एक मास साइकोलॉजी ऑफ फासिज्म एक किताब है, उसका अनुवाद कर रहा हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं।